गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की जो हम क्लास है उसमें हम एसिडियन टेडपोल लार्वा एसिडियन टेडपोल लार्वा के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, कल हमने इसके लार्वा के बारे में हमने चर्चा स्टार्ट की थी और मैंने आपको बता दिया था कि एसिडियन टेडपोल लार्वा हर्डमानिया का होता है। और हमने ये भी बताया था कि हर्डमानिया की ये सबसे बड़ी विशेषता थी कि यह उभयलिंगी होता है। अब उभयलिंगी में मैंने कल की आपको क्लास में बताया था कि इसमें जायांग पूर्विता पाई जाती है। जायांग पूर्विता का बेसिक मतलब होता है कि मादा जननांग तो कुछ समय बाद ही परिपक्व हो जाते हैं, लेकिन नर जननांग अर्थात वृषण जो होते हैं वह वयस्क अवस्था में आने पर ही परिपक्व होते हैं। अब वयस्क अवस्था में आने पर, परिपक्व होने पर ही इनमें प्रजनन होता है। अब मादा की बात की थी तो हम जाते हैं, मैंने कल की क्लास में बताया था, मादा जननांग होते हैं जिसको अपन सामान्य भाषा में अंडाशय कहते हैं। अंडाशय कहते हैं। अब देखिए, अंडाशय जब बच्चा जन्म लेता है अर्थात प्रारंभिक जो काल होता है और एक इसका वयस्क काल होता है। प्रारंभिक काल में यह गुलाबी रंग का और बाद में यह गहरे लाल रंग का हो जाता है। अर्थात जब प्रारंभिक काल होता है उसमें यह गुलाबी रंग का होता है, लेकिन वयस्क अवस्था में यह गहरे लाल रंग का हो जाता है। और अगर वृषण की बात करूं तो जब ये प्रारंभिक अवस्था में होता है अर्थात अपरिपक्व अवस्था में होता है तो यह गहरे लाल रंग का होता है, लेकिन जब ये परिपक्व होगा तो यह हल्का लाल रंग हो जाता है। अब जब भी कभी हर्डमानिया का डिसेक्शन करते हैं तो वह ये बता सकते हैं कि यह वयस्क है कि नहीं। अब किस कारणवश आप इसको समझिए कि अगर हर्डमानिया का डिसेक्शन करते हैं और अगर उसके जन्नांग गुलाबी या लाल रंग के दिखाई देते हैं तो इसका मतलब वो अभी वयस्क नहीं है। और दोनों ही कंडीशन में दोनों ही लाल, अब अपन लाल को रंग को देखते हैं, एक होता है हल्का लाल रंग, एक होता है गहरा लाल रंग। अब जब अपन दोनों ही रंग को देखते हैं तो इससे आसानी से कह सकते हैं कि अगर दोनों ही कंडीशन में लाल है तो इसका मतलब वो वयस्क है और प्रजनन के लिए तैयार है। और अगर एक गुलाबी और गहरा लाल है, इस कंडीशन में वो अभी बच्चा है। और जायांग पूर्विता का मतलब क्या है कि अंडाशय पोषण तो हम जानते हैं कभी भी निषेचन होने के लिए शुक्राणु और अंडाणुओं का तैयार होना जरूरी होता है। अब होता क्या हर्डमानिया में कि जन्म के कुछ समय बाद ही अंडाशय में अंड जनन द्वारा अंडाणुओं का निर्माण हो रहा है, लेकिन नर में वृषण जो है उसमें शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होता है। अब देखिए, मादा में तो यहाँ अंडाणु का निर्माण हो गया है, ठीक है, शुक्राणु का निर्माण नहीं हुआ। अब अपन जानते हैं जब अंडाणु का निर्माण हो शुक्राणु का नहीं हो उस कंडीशन में जनन निषेचन नहीं हो पाएगा, क्योंकि निषेचन का पहला ही पॉइंट होता है कि शुक्राणु और अंडाणुओं का मिलन। अब शुक्राणु तो तैयार ही नहीं है, अंडाणु तैयार है, उस कंडीशन में इसमें जनन नहीं होता है। अब ध्यान रखना, एक टर्म विशेष आती है जायांग पूर्विता। अब जायांग पूर्विता क्या होती है, ध्यान रखना। जायांग पूर्विता मैं कल की क्लास में बता चुका हूं, वापस रिवाइज कर रहा हूं। जायांग पूर्विता का शाब्दिक मतलब होता है कि इसमें जन्म के कुछ समय बाद तो अंडाशय पोषण तो परिपक्व हो जाता है, लेकिन वृषण भाग है वह वयस्क अवस्था में ही जाकर परिपक्व होता है। इसे ही हम जायांग पूर्विता कहते हैं और इसी जायांग पूर्विता के कारण ही इनमें बाह्य निषेचन होता है। अब हम शुरू कर रहे हैं निषेचन। अब है निषेचन। अब देखिए, दो प्रकार के निषेचन होते हैं, एक होता है बाह्य निषेचन, एक होता है आंतरिक निषेचन। मैं आपको दोनों के बारे में समझा देता हूं, एक होता है बाह्य, एक होता है आंतरिक। अब देखिए, बाह्य का मतलब क्या होता है, दोनों ही कंडीशन में निषेचन का बेसिक मतलब क्या होता है, शुक्राणुओं का और अंडाणुओं का मिलन होना। अब बाह्य निषेचन होने का मतलब है, बाह्य का मतलब होता है हमेशा बाहर, आंतरिक का मतलब होता है अंदर। बाह्य निषेचन का मतलब है कि शुक्राणुओं और अंडाणुओं का जो मिलन है वह शरीर से बाहर हो। बाहर होने का मतलब क्या है कि अगर जीव एक लिंगी होता है तो शुक्राणु और अंडाणु पहले मादा अंडाणु का त्याग करेगी, फिर नर अपने शुक्राणुओं का त्याग करेंगे और दोनों का मिलन समुद्री जल में होगा।
लेकिन हर्डमानिया उभयलिंगी होता है। उभयलिंगी का मतलब क्या है कि इनमें दोनों जननांग एक ही जंतु में पाए जाते हैं। अब होगा क्या, हम जानते हैं कि हर्डमानिया को समुद्री पिचकारी कहते हैं और इसका जो दूसरा जो छिद्र होता है वह एट्रियल साइफन कहलाता है। अब जब प्रजनन का समय आएगा तो एट्रियल गुहा है, उसमें क्या होगा, अंडाणु और शुक्राणु ऊपर नीचे भरे हुए होते हैं और हम जानते हैं कि अगर शुक्राणु और अंडाणुओं को एक साथ बाहर भेजा तो हो सकता है कि वह शरीर के अंदर ही निषेचित हो जाए। तो इस कंडीशन में यह पहले अंडाणुओं को बाहर भेजेगा और उसके पश्चात शुक्राणुओं को बाहर भेजेगा। अंडाणु जल की सहायता से बाहर भेजे, कुछ ही सेकंड के बाद उसमें शुक्राणुओं को बाहर भेजा जाएगा और शुक्राणु और अंडाणु के मिलन से निषेचन प्रक्रिया पूर्ण होती है। इस कंडीशन को हमेशा बाह्य निषेचन कहते हैं। और आंतरिक निषेचन की अगर बात करें तो अपन इंसान की बात कर सकते हैं, अपन स्तनधारियों की बात कर सकते हैं। इसमें शुक्राणु का मिलन मां के शरीर में अंदर होता है, इसीलिए इसको आंतरिक निषेचन कहते हैं। तो ध्यान रखना कि एसिडियन टैडपोल लार्वा जो हर्डमानिया का है, इनमें बाह्य निषेचन होता है, इनमें बाह्य निषेचन होता है। और बाह्य निषेचन भी कहां, समुद्री जल में। यह प्रक्रिया समुद्री जल में, यह प्रक्रिया समुद्री जल में संपन्न होती है। और प्रक्रिया में क्या रहेगी कि पहले अंडाणु त्यागेंगे, फिर उसके बाद शुक्राणु का त्याग होगा और शुक्राणु और अंडाणु के मिलन से निषेचन प्रक्रिया पूर्ण होती है। अब देखिए शुक्राणु और अंडाणु के, अब ध्यान रखना कि शुक्राणु और अंडाणु के मिलन से निषेचन प्रक्रिया होती है और निषेचन प्रक्रिया के बाद सबसे पहले इसकी जो विकास प्रक्रिया का हिस्सा होता है वह होता है विदलन। अब देखिए विदलन का मतलब क्या होता है, कोशिकाओं का विभाजन। विदलन को अगर अपन कहें तो कोशिकाओं का विभाजन, कोशिकाओं का विभाजन। अब कोशिकाओं का विभाजन का मतलब क्या होता है कि पहले मैं विदलन को वैसे समझा चुका हूं, मैं वापस रिवाइज करता हूं कि हमेशा एक कोशिका जो है उसमें क्या होगा, विदलन हमेशा एक खांच द्वारा होगा। अब खांच द्वारा कैसे, उसको समझिए। सबसे पहले ये एक कोशिका है, अगर इसके बीच में मैं एक खांच खींच देता हूं जिसको अपन कहते हैं दरार, अगर ये बीच में एक दरार खींच देता हूं तो इससे क्या हो गया, दो कोशिकाओं का निर्माण होगा। और ये अब देखिए थोड़ा एक ध्यान रखिएगा कि इसमें विदलन के 4 बातें आपको हमेशा याद रखनी है। मैं उन 4 बातों के बारे में आपको अभी समझा देता हूं कि विदलन के बारे में आपको 4 बातें हमेशा याद रखनी है। अगर ये 4 बातें अगर आप याद रखते हो तो कभी भी विदलन के अंदर आप किसी प्रकार की दुविधा में नहीं आएंगे। पहला आता है समान और असमान विदलन। ये ध्यान रखना, समान और असमान विदलन। और एक आता है पूर्ण भंजी व अंश भंजी विदलन। ये 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है कि समान असमान क्या होता है और पूर्ण अंश भंजी क्या होता है। अब देखिए ये ध्यान समझ लीजिए कि समान और असमान विदलन क्या होता है, पहले आपको ये समझना है। फिर क्या होता है, समान के अंदर ही ध्यान रखिएगा, समान पूर्ण भंजी विदलन, समान अंश भंजी विदलन, असमान पूर्ण भंजी, असमान अंश भंजी विदलन। अब देखिए सबसे पहले मैं समझाता हूं कि समान और असमान क्या होता है। देखिए आप बोर्ड की तरफ देखिए, ये एक कोशिका है, मैं आपको फर्स्ट पॉइंट समझा रहा हूं, समान और असमान। अब इस कोशिकाओं के अंदर विदलन क्या कहता है कि कोशिकाओं का बार बार विभाजन होना। कब तक विभाजन होना, जब तक कि वह ब्लास्टुला अवस्था में नहीं चली जाती। अब विभाजन हो रहा है, देखिए अगर मान लीजिए मैं एक लाइन खींचता हूं और वो लाइन इस कोशिका के बिल्कुल 20 से खींचती है, बिल्कुल 20 से खींचती है, तो आप उस कंडीशन में देखेंगे कि एक कोशिका 2 कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती है और दोनों ही कोशिकाओं की आकृति एक समान होती है। उस स्थिति में जो विदलन होता है उसको हम क्या कहते हैं,
समान विदलन। अब 2 से 4 हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ये लीजिए 4। तो ये जो विदलन है ये कैसे हो गए, ये हो गए समान विदलन। अब हम पढ़ते हैं असमान विदलन। असमान विदलन कहता है कि आपको बीच में लाइन खींचनी है, लेकिन या तो आप बीच वाले पोर्शन से थोड़ा पहले या थोड़ा बाद में खींचिए। अब पहले खींचने का मतलब क्या है, मैं 2 डायग्राम से आपको समझा देता हूं। आपको 2 डायग्राम दिख रहे हैं। अगर मैं पहले खींचता हूं और मैं बाद में खींचता हूं तो आप देखिए कि विदलन तो हुआ है, लेकिन कोशिकाओं की जो आकृति है वह चेंज हो गई है। कैसे, एक तो है बड़ी कोशिका, एक है छोटी कोशिका। अगर ये तो पहले खींचा, अगर मैंने बाद में खींचता हूं तो भी एक कोशिका बड़ी और एक कोशिका छोटी होती है। तो इस कंडीशन को असमान विदलन कहते हैं। असमान का मतलब जो 2 कोशिकाएं निर्मित हो रही है उन दोनों की आकृति अलग अलग होनी चाहिए, अर्थात एक बड़ी कोशिका हो जाए भले एक छोटी कोशिका हो जाए तो उनको असमान विदलन कहते हैं। समझ में आ गया। अब हम तीसरा शुरू करते हैं, पूर्णभंजी और अंशभंजी क्या होता है। अब देखिए, अगर देखिए होता क्या है कि जब अंडे की एक कोशिका होती है तो हम क्या कहते हैं कि उसके अंदर पीतक होता है, पीतक होता है। अब कुछ जीवों में तो क्या होता है, पीतक बिल्कुल बीच में होता है, जबकि कुछ में क्या होता है, अंडे में समान रूप से फैला रहता है, जबकि कुछ में यह किनारों पर होता है। प्रत्येक जीव की अलग अलग विशेषताएं होती है। अब है क्या कि अगर मैं भंजी का अर्थ होता है काटना, पूर्ण का अर्थ होता है पूरा। देखिए पूर्ण का अर्थ क्या होता है, हमेशा पूरा। भंजी का अर्थ होता है विभाजन। अब देखिए पूर्ण विभाजन का मतलब क्या है कि मैं कैसे भी लाइन खींचूं, भले बीच से खींचूं, भले आगे खींचूं, भले पीछे खींचूं, अगर यह बड़ा पूरे को काट देता है तो ये कैसा है, पूर्ण भंजी। और अगर ये लाइन बीच में आके रुक जाती है तो ये कैसा हो गया, अंश। अर्थात आधा तो इसने काटा है और आधा नहीं काटा। समझ आया। पूर्ण भंजी का मतलब पूरा, अंश भंजी का मतलब आधा। अब देखिए, अब इसके बाद इसी से प्रश्न बनते हैं समान पूर्ण भंजी क्या होता है। अब समान पूर्ण भंजी का मतलब क्या है कि अगर लाइन बिल्कुल बीच से कटती है तो क्या हुआ, पित्तक पूरा विभाजित हुआ और पित्त की जो आकृति है दोनों हिस्सों में क्या होगी, समान होगी। ऐसे को क्या कहेंगे, समान पूर्ण भंजी। और समान अंश भंजी कहें तो ये लाइन खींच दीजिए। समझ आया, ये हो गया समान अंश भंजी। और असमान पूर्ण भंजी कहें तो आप ये लाइन खींच दीजिए। ये क्या हुआ, असमान पूर्ण भंजी का मतलब पूरा। अंश भंजी कहे आधी लाइन खींच दीजिए, ये हो गया असमान अंश भंजी। तो समझ आ गया। तो ये था अपना विदलन का। अब विदलन का अर्थ क्या होता है, कोशिकाओं का निरंतर विभाजन। अब अपन अपने टॉपिक पर आते हैं। विदलन का अर्थ होता है कोशिकाओं का विभाजन, कोशिकाओं का विभाजन। अब देखिए विभाजन का मतलब क्या होता है कि ये जो एक कोशिका है इसको बार बार विभाजित होना, और ये बार बार तब तक विभाजित होती है जब तक इसके मध्य एक गुहा का अर्थात एक स्पेस का निर्माण नहीं होता, जिसको हम क्या कहते हैं, कोरक गुहा या ब्लास्टुला कहते हैं। अब देखिए प्रारंभ के जो विदलन होते हैं वह हमेशा समान प्रकार के होते हैं। समान का मतलब क्या होता है, किसी भी कोशिका का लगभग सभी जंतुओं में जो प्रारंभिक विदलन होता है वो हमेशा समान प्रकार का होता है। समान का मतलब एक कोशिका कितनी में विभाजित हो गई, 2 कोशिकाओं में। इसके बाद वापस 2 कोशिकाएं कितने विभाजित होगी, 4 कोशिकाओं में। लेकिन जब 4 कोशिकाओं से आगे विभाजन की प्रक्रिया आती है अर्थात 8 विभाजन की प्रक्रिया आती है तो ये समान से असमान हो जाती है। कारण क्या कि अगर आपको कोई सेब दी जाए, आप उसको 20 से 2 हिस्सों में काट सकते हैं, फिर उसके एक हिस्से को आप 2 हिस्सों में काट सकते हैं। लेकिन जब उसी हिस्से को बार बार काटने को कहें तो हर बार आप 20 से नहीं काट सकते। कहने का मतलब क्या है, कुछ हिस्सा बड़ा हो सकता है, कुछ हिस्सा तो मतलब जब एक कोशिका से 2 और 4 होते हैं
तो इस कंडीशन में हमेशा समान विदलन होता है। इस कंडीशन में हमेशा समान विदलन है। लेकिन अब आगे जब विदलन होगा 8 कोशिकाओं में तो हमेशा असमान प्रकार का होगा। असमान का मतलब, अब इस डायग्राम अभी तक आप बता सकते हो कि कोशिका समान आकृति की है, लेकिन जब आप 8 कोशिकाओं में जा रहे हो तो आप कह नहीं सकते कि ये कोशिकाएं समान प्रकार की है। और ये बार बार विदलन चलता रहेगा, 16, 8 से 16, 16 से 32। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इस कोशिकाओं के मध्य एक गुहा का निर्माण हो जाएगा, अर्थात एक गुहा का स्पेस का निर्माण होगा जिसको हम कोरक गुहा कहते हैं। और कोरक गुहा जब दिख जाती है तो उस स्टेज में जो भ्रूण होता है, जो लार्वा है, वो अब अपनी ब्लास्टुला अवस्था में चला जाता है। तो यह सबसे इंपॉर्टेंट अवस्था है। विदलन का अर्थ तो क्या है? कोशिकाओं का विभाजन होना। और इसमें विभाजन के दौरान आगे जब इसमें एक गुहा दिखाई देती है तो उसको क्या कहते हैं? ब्लास्टुला अवस्था। विदलन, ब्लास्टुला, उसके पश्चात यह तीसरी जो अवस्था होती है वह गैस्ट्रुला अवस्था में प्रवेश करता है। अब देखिए, गैस्ट्रुला अवस्था कहती है किसी भी जीव के शरीर में तीन संभावी क्षेत्रों का निर्माण करना। देखिए, अगर मैं इंसान की बात करूं तो एक्टोड्रम कहती है बाहर वाले अंगों का निर्माण, त्वचा, और ये बीच में होती मीसोड्रम और भीतर की ओर क्या होती है? एंडोड्रम। तो जब गैस्ट्रुला अवस्था आती है तो उसमें तीन संभावी क्षेत्रों का, गैस्ट्रुला में तीन संभावी क्षेत्रों का निर्माण हो रहा है। बाहरी परत होती है एक्टोड्रम, बीच में होती है मीसोड्रम और भीतर की होती है एंडोड्रम। तो ये कौन सी अवस्था की विशेषता है? ये गैस्ट्रुला अवस्था की विशेषता है। और इसके पश्चात एक जो लार्वा होता है वो धीरे धीरे वयस्क अवस्था में प्रवेश कर देता है। अब ध्यान रखना, जब अंडे में शुक्राणु का प्रवेश होता है तो उसका जीव द्रव्य तीन पृथक क्षेत्रों में विभाजित हो जाता है। इसमें जो स्वच्छ जीवद्रवी क्षेत्र होता है वह लार्वा की एक्टोड्रम का निर्माण करता है। तो ये ध्यान रखना, जो जीवद्रवी क्षेत्र है उसमें अगर स्वच्छ जीवद्रवी क्षेत्र है वह लार्वा की एक्टोड्रम का निर्माण करेगा। और दूसर पीतक युक्त जो भाग होता है वह लार्वा की एंडोड्रम का निर्माण करता है। जबकि जो तीसरा भाग रहता है वो पीला कणिका में, वह टेडपोल लार्वा की पूंछ का निर्माण करता है। तो पीला कणिका में भाग लार्वा की पूंछ का निर्माण करता है। तो उसकी लार्वा की जो पूंछ का निर्माण करता है तो वह ये पोर्शन होता है। अब देखिए, विशेष तौर से ध्यान रखना कि इसमें जब ब्लास्टुला अवस्था गैस्ट्रुला अवस्था में परिवर्तित होती है तो इसमें जो कोरक गुहा होती है वह सामान्यतः लुप्त हो जाती है और उसके स्थान पर इसमें एक मेडुटरी प्लेट का निर्माण होता है। मेडुटरी प्लेट का निर्माण के साथ ही धीरे धीरे आद्यांतर और विभिन्न भाग का निर्माण हो जाता है। अब अपन पढ़ते हैं एसिडियन टेडपोल लार्वा का कायांतरण।
एसिडियन टैडपोल, एसिडियन टैडपोल लार्वा का कायांतरण, एसिडियन टैडपोल लार्वा का कायांतरण। अब एसिडियन टैडपोल लार्वा के कायांतरण के क्या क्या पॉइंट होते हैं, अपन इनको पढ़ लेते हैं। देखिए, अगर सामान्य बात करूं तो हर्ड मान्या का जो विकास होता है वह अर्थ अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है और इसमें एक लार्वा अवस्था पाई जाती है। अब पूर्ण विकसित जो एसिडियन टैडपोल लार्वा है, इसका आकार 1.2 mm लंबा व 3 mm चौड़ा होता है। तो नोट करते रहिएगा कि एक पूर्ण विकसित जो लार्वा होता है वह बेलनाकार, लंबा, बेलनाकार व 1.2 mm लंबा व 0.2 mm चौड़ा होता है। तो 1.2 mm लंबा वह 0.2 mm चौड़ा होता है। यह एक पारदर्शी और गतिशील लार्वा अवस्था होती है। जानना, यह एक पारदर्शी व गतिशील लार्वा अवस्था, पारदर्शी व एक गतिशील लार्वा अवस्था होती है। तो ये इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता है। अब इसके शरीर एक अंडाकार धड़ तथा लंबी पार्श्वों से दबी हुई पूंछ से मिलकर बना होता है। तो इसका शरीर एक अंडाकार धड़ व पार्श्वों से दबी हुई पूंछ से मिलकर बना होता है। तो इसका जो शरीर होता है वह एक अंडाकार धड़ और पार्श्वों से दबी हुई पूंछ से मिलकर बना होता है और धड़ के अग्र सिरे पर एक चूसक लगे होते हैं जो कायांतरण के दौरान टैडपोल को आधार से चिपकने में सहायता करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, धड़ के अग्र सिरे पर एक चूसक उपस्थित होते हैं जो इसे कायांतरण के दौरान आधार से चिपकने में सहायता करते हैं। तो ये इसकी एक विशेषता होती है कि इसे आधार से चिपकने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट, टैडपोल का संपूर्ण शरीर एक पतले चोल द्वारा ढका रहता है। टैडपोल का जो शरीर होता है वह एक पतले आवरण द्वारा, लार्वा का शरीर एक पतले चोल द्वारा आवृत रहता है। तो जो जिसका शरीर होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हर्डमानिया के शरीर पर एक पतले चोर का जो चोल होता है उसका आवरण होता है, तो पतले चोल द्वारा आवृत रहता है। नेक्स्ट, पूंछ के चारों ओर पारदर्शी पूंछ पंख होते हैं, वह उपस्थित होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पूंछ पंख का क्या होता है, तैरने में सहायता करना। तो नेक्स्ट पॉइंट है, पूंछ के चारों ओर पारदर्शी पूंछ पंख उपस्थित होते हैं। तो पूंछ के चारों ओर पारदर्शी पूंछ पंख उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट,
पूंछ के अक्ष में जिलेटिनस श्लेष्मी पदार्थ युक्त खोखली नोटोकॉर्ड उपस्थित होती है। तो पूंछ के अक्ष में जिलेटिनी श्लेष्मी पदार्थ युक्त खोखली नोटोकॉर्ड उपस्थित होती है। तो खोखली नोटोकॉर्ड उपस्थित होती है। और नेक्स्ट, नोटोकॉर्ड के पृष्ठ भाग में एक छड़ रूपी खोखली संरचना पाई जाती है जो शरीर के अग्र भाग से लेकर पश्च भाग तक, अंतिम भाग तक फैली रहती है, जिसे तंत्रिका रज्जु कहते हैं। तो नोटोकॉर्ड के पृष्ठ भाग में एक खोखली छड़नुमा आकृति पाई जाती है जो शीर्ष भाग से लेकर पूंछ भाग तक फैली रहती है, जिसे तंत्रिका रज्जु कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है धड़ के कि धड़ के पृष्ठ भाग में तंत्रिका रज्जु फैलकर तंत्रिका रज्जु फैलकर मस्तिष्क आस्य का निर्माण करती है। तो यह मस्तिष्क आस्य का निर्माण करती है और यह कोशिकाओं के एकल स्तर से बना होता है। यह कोशिकाओं के एकल स्तर से निर्मित होता है। कोशिकाओं के एकल स्तर से यह निर्मित होता है। और नेक्स्ट, मस्तिष्क आस्य में ही इसमें संवेदी अंग पाए जाते हैं, जिनमें 2 नेत्रक उपस्थित होते हैं। तो मस्तिष्क आस्य में ही 2 नेत्रक पाए जाते हैं, जो संवेदी अंगों का कार्य करते हैं। जो संवेदी अंगों का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। और सामान्यतः यह प्रकाशग्राही संरचनाएं होती है। अब मुख धड़ के पृष्ठ भाग में स्थित होता है। मुख धड़ के पृष्ठ भाग में स्थित होता है, जो आगे आहार नाल में खुलता है। और आहार नाल सामान्यतः ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, आंत्र व मलाशय से मिलकर बनी होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आहार नाल, ग्रसिका, ग्रसनी, आमाशय, आंत्र व मलाशय से मिलकर बनी होती
है। तो ये भी एक इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है। और इसके पश्चात जो नेक्स्ट है वह लार्वा की जो पूंछ होती है वह लगभग 9 mm लंबी, मजबूत और पारदर्शी आवरण से ढकी रहती है। नेक्स्ट, लार्वा की पूंछ 0.9 mm लंबी व पारदर्शी आवरण द्वारा ढकी रहती है। और इसके पश्चात इसमें जो कायांतरण प्रक्रिया द्वारा यह वयस्क में परिवर्तित हो जाता है। अब कायांतरण प्रक्रिया के 2 चरण हैं जो हम हमारी कल की क्लास में करेंगे। धन्यवाद।